हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। आज हम क्लास 10th साइंस पार्ट 2 के चैप्टर 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 से एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है माइटोसिस। ये वो प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ जैसी हम जानते हैं पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज, एक सीड, कैसे एक विशाल पेड़, एक जायंट ट्री बन जाता है? या फिर जब आपको कभी चोट लगती है, स्किन पर कट लग जाता है, तो वो घाव, वो वूंड अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही प्रोसेस में छुपा है, और वो है सेल डिवीजन, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। चलिए आज इस मैजिकल प्रोसेस को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इस लेक्चर को 3 सिंपल हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम सेल डिवीजन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम माइटोसिस के जो 4 मेन फेजेस हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। और आखिर में सेक्शन 3 में हम समझेंगे कि इस पूरी प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट यानी परिणाम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 1, द बेसिक्स ऑफ सेल डिवीजन। देखो, माइटोसिस की जो मेन स्टेजेस हैं उन पर जंप करने से पहले ज़रूरी है कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हमें ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन किस टाइप के सेल्स में होता है और सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे डिवाइड करना इतना इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में सेल डिवीजन 2 तरह का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए। पहला है माइटोसिस, जो हम आज पढ़ रहे हैं। ये हमारी सोमैटिक सेल्स यानी आम बॉडी सेल्स में होता है और इसका पर्पस है ग्रोथ और रिपेयर। दूसरा टाइप है मियोसिस। ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो सिर्फ जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, स्पर्म और एग बनाने के लिए। दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो अभी हमने एक वर्ड यूज किया, सोमैटिक सेल्स। ये क्या है? डेफिनेशन कहती है, सोमैटिक सेल्स आर ऑल द सेल्स इन योर बॉडी दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। सिंपल भाषा में, रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर आपकी बॉडी के बाकी सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स हैं। जैसे आपके स्किन के सेल्स, आपके ब्रेन के सेल्स, लिवर, बोन्स, ये सब सोमैटिक सेल्स हैं। और इन सभी सेल्स में माइटोसिस ही होता है। अच्छा, अब सेल के अंदर डिवाइड क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। नॉर्मली सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एक बहुत ही पतले, लंबे धागे जैसा होता है। अब इस लंबे धागे को 2 हिस्सों में आसानी से बांटा नहीं जा सकता, इसलिए डिवीजन से पहले ये डीएनए कंडेंस होता है, यानी आपस में आकर जुड़ने लगता है और एक मोटा धागा बनाता है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। फिर ये क्रोमैटिन और भी ज्यादा कंडेंस होता है, सुपर कॉइल होता है और एक छोटा मोटा एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये कंडेंसेशन प्रोसेस इतनी ज़रूरी क्यों है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सोचो, आपके पास ऊन यानी वुल का एक बहुत बड़ा उलझा हुआ गुच्छा पड़ा है। ये है आपका डीएनए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस गुच्छे को काटे बिना ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर आप पहले उस ऊन को लपेटकर एक टाइट गोला, एक बॉल बना लो, ये है आपका क्रोमोसोम। अब इस गोले को 2 हिस्सों में बांटना कितना आसान है। एग्जैक्टली यही काम हमारा सेल करता है, ताकि डीएनए का डिवीजन आसानी से और बिना गलती के हो सके। चलिए अब इस एक्स शेप्ड क्रोमोसोम के पार्ट्स को समझते हैं। सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, इसलिए क्रोमोसोम में 2 आइडेंटिकल आर्म्स होते हैं। इन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच में एक पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इस जॉइनिंग पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है डिप्लॉइड, जिसे हम 2n से लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी जोड़ी में होते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। ग्रेट! तो अब हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब हम एंटर करते हैं हमारे मेन टॉपिक में, माइटोसिस इन एक्शन। अब हम माइटोसिस की एक्चुअल प्रोसेस, उसके 4 इंपॉर्टेंट फेजेस को देखेंगे। और इन फेजेस को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कीवर्ड है PMAT। PMAT, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। पूरे माइटोसिस प्रोसेस को हम 2 मेन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज है कैरियन काइनेसिस। देखो, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। तो कैरियन काइनेसिस का सिंपल मतलब हुआ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस।
जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद दूसरा स्टेज आता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो ये हुआ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म। अगर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो पहला स्टेज कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेजेस में होता है और इसका कोडवर्ड क्या था? PMAT। राइट, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। चलिए अब एक एक करके इन सब फेजेस में क्या होता है उसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फेज T फॉर प्रोफेज। इस फेज में सेल तैयारी शुरू करता है। 2 मेन काम होते हैं। पहला, जो क्रोमैटिन फाइबर था वो पूरी तरह कंडेंस होकर हमें क्लियरली एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स के रूप में दिखने लगता है। और दूसरा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो दीवार होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो धीरे धीरे घुलने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। इसको याद रखना सबसे आसान है, M फॉर मिडल। इस फेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स सेल के बिल्कुल बीच में, सेंटर में आकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस सेंट्रल लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसी टाइम पर सेल के दोनों एंड से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, जिनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, आते हैं और हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर आकर जुड़ जाते हैं। अब आता है तीसरा फेज, एनाफेज। इसका कीवर्ड है A फॉर अवे। इस फेज में असली सेपरेशन होता है। जो स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़े थे वो अब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटे होने लगते हैं। इस खिंचाव से हर क्रोमोसोम का सेंट्रोसोम बीच से स्प्लिट हो जाता है यानी टूट जाता है और दोनों सिस्टोक्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सेल के ऑपोजिट एंड्स या ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। अब इन अलग हुए क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। कैरियोकाइनेसिस का आखिरी फेज है टीलोफेज। ये फेज बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा है, अ कंप्लीट रिवर्स। प्रोफेज में जो कुछ हुआ था यहाँ उसका ऑपोजिट होगा। जो डॉटर क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स पर पहुंच चुके हैं वो अब वापस डीकंडेंस होंगे यानी खुलकर फिर से पतले क्रोमैटिन धागों में बदल जाएंगे और दोनों तरफ जो जेनेटिक मटेरियल का ग्रुप है उनके चारों तरफ एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो अब एक ही सेल के अंदर 2 नए न्यूक्लियाई तैयार हैं। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, 1 सेल 2 न्यूक्लियाई। अब आखिरी काम बाकी है सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में ये थोड़ा अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ दबती है जिसे हम फरो कहते हैं और सेल बीच से पिंच होकर 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन प्लांट सेल्स के बाहर एक सख्त सेल वॉल होती है, इसलिए वो पिंच नहीं हो सकते। वहां पर सेल के बीच में एक सेल प्लेट बनती है। ये प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करती है जब तक वो दोनों साइड के वॉल से जुड़ न जाएं और सेल को 2 हिस्सों में न बांट दे। तो हमने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख लिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और आखिर में साइटोकाइनेसिस। पर सवाल ये है कि इतनी मेहनत करके सेल ने अचीव क्या किया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। माइटोसिस का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक ही लाइन में समझा जा सकता है। 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यानी एक पेरेंट सेल से 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के मामले में अपने पेरेंट सेल की बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। तो ये प्रोसेस इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसी माइटोसिस की वजह से हम सब एक सिंगल सेल जाइगोट से ग्रो करके इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में लाखों पुराने सेल्स मरते हैं, जैसे स्किन के सेल्स, ब्लड सेल्स। उनकी जगह नए सेल्स माइटोसिस से ही आते हैं। और जैसा हमने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, जब चोट लगती है तो घाव भी इसी प्रोसेस से भरता है। माइटोसिस ही हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस का आधार है। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस यहाँ कंप्लीट होता है। लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, अगर माइटोसिस से बनने वाले हर नए सेल में डीएनए बिल्कुल सेम होता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि एक सेल स्किन सेल बन जाता है और दूसरा सेल ब्रेन सेल, जबकि दोनों में इन्फॉर्मेशन तो सेम है? इस सवाल का जवाब हम आगे के लेक्चर्स में ढूंढेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे के लेक्चर्स मिस ना करने के लिए सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
थैंक यू एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, सर्वाज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेल डिवीजन में माइटोसिस को काफ़ी डिटेल में समझा था। आज हम उसी का अगला और सच कहूँ तो सबसे ज़रूरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मियोसिस। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस लेक्चर के एंड तक आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। सोचो, हम सबको पता है कि हमें अपने क्रोमोसोम्स अपने मदर से भी मिलते हैं और फादर से भी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाए, यानी 46 मदर से और 46 फादर से मिलकर 92 हो जाएं? ऐसा क्यों नहीं होता? ये जो बायोलॉजिकल पजल है ना, इस पहेली का जवाब ही है मियोसिस। इस पजल को सॉल्व करने के लिए पहले दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है डिप्लॉयड। A diploid cell is a cell containing two complete sets of chromosomes, one from each parent. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जो ज्यादातर सेल्स हैं, जैसे स्किन सेल्स, मसल सेल्स, उन सब में क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ी में यानी पेयर्स में रहते हैं। एक सेट फादर से आता है और एक सेट मदर से। और क्योंकि इसमें 2 सेट्स होते हैं, इसीलिए हम इसे 2n से लिखते हैं। और डिप्लॉयड का आसान सा ऑपोजिट है हैप्लॉयड। A haploid cell has a single set of unpaired chromosomes. मतलब इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की जोड़ी नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक सिंगल सेट होता है। इसीलिए इसे हम सिर्फ N से लिखते हैं। और ये स्पेशल सेल्स कौन से हैं? ये हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी गैमीट्स। मेल्स में होते हैं स्पर्म और फीमेल्स में होते हैं एग। तो अब आपको माइटोसिस और मियोसिस का बेसिक फर्क समझ आने लगा होगा। देखिए, माइटोसिस का मकसद क्या है? बॉडी की ग्रोथ करना और रिपेयर करना। चोट लग गई तो उसे ठीक करना। ये एक जेरोक्स मशीन की तरह है। एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल डिप्लॉयड 2n सेल्स बनाता है। लेकिन मियोसिस का पर्पस बिल्कुल अलग है। इसका काम है स्पेशल सेल्स बनाना, गैमीट्स। इसमें एक नहीं 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस I और मियोसिस 2। और एंड में क्या मिलता है? एक डिप्लॉयड सेल से 4, और वो भी जेनेटिकली एकदम अलग, हैप्लॉयड N सेल्स। यही इनका सबसे बड़ा डिफरेंस। मियोसिस का पूरा प्रोसेस 2 मेन हिस्सों में होता है, मियोसिस I और मियोसिस 2। चलो पहले मियोसिस I पर फोकस करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये मियोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है। इसी स्टेज में क्रोमोसोम पेयर्स का द ग्रेट सेपरेशन होता है। अच्छा, मेयोसिस I का जो पहला फेज है, यानी प्रोफेज I, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे 5 अलग अलग सब स्टेजेस में बांटा गया है। इनके नाम हैं लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब ये नाम सुनकर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इन 5 नामों को याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है इनके अंदर होने वाले इवेंट्स को समझना। हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑर्डर याद रखने में थोड़ी हेल्प चाहिए तो एक बहुत पॉपुलर हिंदी निमोनिक है, लेनी पड़ी दीदी। यहाँ ले से लेप्टोटीन, नी से जाइगोटीन, पा से पाकीटीन और डी से डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है। चलिए अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि इन स्टेजेस में आखिर होता क्या है। प्रोफेज 1 की शुरुआत में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी वो जोड़ी जिसमें एक क्रोमोसोम मदर से और एक फादर से आया है, वो एक दूसरे को ढूंढकर पास आते हैं और एक जोड़ी बना लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। ये पेयरिंग आगे होने वाले एक बहुत ही मैजिकल इवेंट की तैयारी है। और वो मैजिकल इवेंट होता है पैचिटीन स्टेज में। यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर। इसे ध्यान से समझिए। ये जो होमोलॉगस पेयर बना है ना, इसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल के टुकड़ों की अदला बदली करते हैं। जीन्स का एक्सचेंज होता है। इस जीन स्वैपिंग से बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स तैयार होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ही माँ बाप के बच्चे भी आपस में अलग अलग दिखते हैं। प्रोफेज I के बाद आता है मेटाफेज I। इस स्टेज का एक बहुत ही क्लियर काम है। यहाँ सारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स सेल के बिल्कुल सेंटर में, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पर एक लाइन में आ जाते हैं। वो बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अगले स्टेप यानी सेपरेशन के लिए तैयार। और अब आता है मेन एक्शन स्टेज, एनाफेज I। यहाँ सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इन क्रोमोसोम पेयर्स को खींचकर अलग करते हैं। एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाता है और उसका साथी दूसरे पोल की तरफ। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
यहाँ पूरी जोड़ी अलग हो रही है, क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट नहीं हो रहा। उसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अभी भी एक साथ जुड़ी हुई हैं। मियोसिस आई का एंड होता है टीलोफेज आई से। इसमें सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या है? हमें मिलते हैं 2 नए डॉटर सेल्स और ये दोनों सेल्स अब हैप्लॉइड एन है। हमने एक डिप्लॉइड सेल से शुरू किया था और अब हमने उसे 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है। काम आधा हो गया है, पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब हम आते हैं मियोसिस 2 पर, और अच्छी खबर ये है कि अगर आपको माइटोसिस समझ आ गया है ना, तो मियोसिस 2 आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% माइटोसिस की कॉपी है। इसका काम है उन 2 हैप्लॉइड सेल्स को लेना जो मियोसिस 1 में बने थे और उन्हें एक बार और डिवाइड कर देना। मियोसिस 2 के स्टेजेस के नाम भी वही हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोसेस भी बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, लेकिन यहाँ एक क्रूशियल डिफरेंस है और वो है एनाफेज 2 में। याद कीजिए, एनाफेज आई में होमोलोगस पेयर्स अलग हुए थे। यहाँ एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, मतलब अब हर क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट हो जाता है। तो मियोसिस 1, आई और मियोसिस 2 के पूरे प्रोसेस के बाद उस एक पेरेंट सेल से जो हमने शुरू किया था, उसे हमें फाइनली कितने सेल्स मिलते हैं? हमें मिलते हैं 4 सेल्स। और ये 4 सेल्स कैसे होते हैं? ये चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं। और याद है वो क्रॉसिंग ओवर जो पैचिटीन स्टेज में हुआ था? उसी की वजह से ये चारों सेल्स जेनेटिकली एक दूसरे से भी अलग है और अपने ओरिजिनल पेरेंट सेल से तो बिल्कुल ही अलग, यानी यूनिक है। यही तो मियोसिस का सबसे बड़ा मकसद है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस का द बिग पिक्चर क्या है। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल और उसकी डाइवर्सिटी के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस लेक्चर के की टेकअवेज को समराइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को आधा यानी 2n से n कर देता है ताकि आने वाली जनरेशन्स में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहे। दूसरा, इस प्रोसेस से गैमेट्स यानी स्पर्म और एग बनते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये जेनेटिक वेरिएशन लाता है। और आखिरी पॉइंट, इसका फाइनल रिजल्ट है 4 यूनिक हैप्लॉइड्स। तो मियोसिस ने जेनेटिक वेरिएशन पैदा किया, हम सब में डिफरेंसेस क्रिएट किए, लेकिन आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है जिसके बारे में आपको सोचना है। ये वेरिएशन, ये डिफरेंसेस आखिर एक पूरी स्पीशीज़ को बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में मदद कैसे करता है? इसके बारे में ज़रूर सोचना। सर्वात में कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू।